नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी सच में इस बार 400 सीटें लाने जा रहे हैं, या फिर ये जो दावा है मोदी जी का, ये एक चुनावी जुमला है, ये एक ब्लफ है? अब आज जो मोदी जी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, 195 कैंडिडेट्स, एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो उन्होंने जारी करी, उस लिस्ट में मोदी जी का कॉन्फिडेंस नहीं झलकता है, मोदी जी की गारंटी नहीं दिखती। मोदी जी ने बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखा है। आप कह सकते हैं कि उम्मीदवारों के चयन में मोदी जी ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया। कहीं पर वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अलायंस से डर गए तो सारे कैंडिडेट ही बदल दिए, सिटिंग एमपी ही बदल डाले। और कहीं यूपी में जहां वो 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के, सांसदों के टिकट काटने जा रहे थे, रिजेक्ट करने जा रहे थे, 70 साल से ज्यादा उम्र जिन सांसदों की थी उनको वो हटाने जा रहे थे, उनको भी मौका दे दिया। ऐसा लगता है कि कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते। अब दोस्तों, दिल्ली में मोदी जी किससे डर रहे हैं और किसके डर की वजह से उन्होंने दिल्ली में मंत्री और सांसद और सुपरस्टार बीजेपी लीडर उन सबको मैदान से बाहर कर दिया। इस बार नए चेहरे उतार दिए। दिल्ली की कहानी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। नितिन गडकरी के टिकट पर जो सस्पेंस है, उसके पीछे क्या कथा है, अंतर कथा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उस उत्तर प्रदेश की बात जहां पर 2 बार 2014 और 2019 2 बार थोक के भाव, होलसेल से सीटें जीतकर मोदी जी ने पीएम का सेहरा सर पर बांधा। उस उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए जहां पर मोदी जी 50 से ज्यादा सांसद बदलने जा रहे थे, कईयों का टिकट काटने जा रहे थे, 70 साल के ऊपर किसी को टिकट नहीं देना चाह रहे थे। उस यूपी का हाल जान लीजिए, मजबूरी जान लीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल जान लीजिए मोदी जी का। ये जो सूची आज जारी हुई है, मिसाल के तौर पर इनको तो आप जानते ही होंगे, हेमा मालिनी, तीसरा टर्म 14 में चुनाव जीती, 19 में जीती। जिस हेमा मालिनी का टिकट पिछली बार 2019 में कट रहा था और इस बार तो शर्तिया कटना था, उस हेमा मालिनी को मोदी जी ने टिकट दे दिया। नो रिस्क, बिल्कुल भी जोखिम उठाना नहीं चाह रहे। मथुरा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 75 साल की हेमा मालिनी, जिनके बारे में मथुरा में लोग कहते हैं कि वो बंबई में ज़्यादातर समय गुजारती हैं, उनको क्यों टिकट दिया गया? टिकट शायद इसलिए दिया गया, जो अंदर खाने की खबर है कि मोदी जी रिस्क नहीं लेना चाहते। कम से कम हेमा मालिनी का नाम तो है, किसी दूसरे को लाएंगे पता नहीं क्या हो जाए। एक एक सीट पर जीत जरूरी है। एक और साहब देखिए, जगदंबिका पाल, ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हालांकि एक आध दिन के लिए रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब जगदंबिका पाल की उम्र भी 73 साल की, अगर हेमा मालिनी 75 साल की तो 73 साल के, इनका टिकट भी कट रहा था। कोई जिम्मेदारी मोदी जी ने इनको नहीं दी, इनको भी टिकट दे दिया डुमरियागंज से। वजह, कम से कम जगदंबिका पाल को लोग जानते तो हैं, किसी और को टिकट दे दें और कहीं हार गया तो नुकसान होगा। एक और साहब हैं साक्षी महाराज, 68 साल के, इनको भी टिकट मिलने वाला नहीं था इस बार, लेकिन उन्नाव से फिर इनको टिकट दिया गया। और ऐसी लिस्ट लंबी है जिन लोगों के टिकट कट रहे थे, जिन लोगों ने कोई ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन जिनका थोड़ा नाम था, जिन पर थोड़ा भरोसा था मोदी जी को कि औरों से बेहतर है, उनको टिकट दे दिया। कहने का मतलब यह है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मोदी जी इस बार लैक कर रहे थे। जिस तरह 2019 में उन्होंने कलम से कई लोगों के नाम काट दिए, इस बार मोदी जी ने कलम जेब में ही रखा, नाम नहीं काटा। अब अगर बात मेनका गांधी और वरुण गांधी की करें तो वरुण गांधी से नाराज हैं। वरुण गांधी एकमात्र भाजपा के सांसद हैं जिन्होंने मोदी जी पर मोर्चा खोल रखा है। अब खबर यह है कि वरुण गांधी को भी वो टिकट देना चाहते हैं। उनकी मां मेनका गांधी को भले ही सुल्तानपुर से टिकट ना दें, लेकिन वरुण गांधी को टिकट देना चाहते हैं, क्योंकि वरुण गांधी भले ही उनसे नाराज रहते हैं और मोदी जी की बातचीत नहीं है, फिर भी वरुण गांधी सीट जीत के ला सकते हैं। तो आज नहीं, कल नहीं, आने वाले दिनों में वरुण गांधी को भी टिकट देने जा रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस,
फूंक फूंक कर कदम रखना। और आप सोचिए, दावे हो रहे हैं 400 पार के। अब बात नितिन गडकरी की। मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के बाद चौथे सबसे सीनियर लीडर मोदी सरकार में। अब इनके टिकट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पहली लिस्ट में 195 नाम में गडकरी का नाम आज नहीं था। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि भाई महाराष्ट्र की लिस्ट ही जारी नहीं हुई, जिस दिन महाराष्ट्र की लिस्ट जारी होगी गडकरी साहब का नाम ज़रूर होगा। सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना है टिकट तो कटने जा रहा था, लेकिन मोदी जी ने अपना कलम फिर वापस जेब में रख लिया है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही नितिन गडकरी का नाम नागपुर की सूची से काटने का, क्योंकि विनेबिलिटी गडकरी जीत के ला सकते हैं। किसी दूसरे को टिकट दिया तो कहीं हार ना जाए, इसलिए गडकरी भी मंजूर है। ऐसा ही मंजूर है जैसे वरुण गांधी मंजूर है। यानी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है मोदी जी का, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली की। इस लिस्ट में, आज की जो लिस्ट है, मोदी जी ने दिल्ली में जितने भी उनके सूरमा थे, जितने भी महारथी थे, सब पर तलवार चलाती है। प्रवेश वर्मा जो मोदी जी के आंखों के तारे जिन्हें लोग कहते थे, उनको भी किनारे कर दिया। मोदी जी ने अपनी मंत्री मीनाक्षी लेखी को भी किनारे कर दिया। मोदी जी ने अपने सेनापति, लोकसभा में अपने सेनापति रमेश विधुड़ी को भी एक झटके में किनारे कर दिया। हर्षवर्धन जैसे ईमानदार नेता, जी हाँ, जिन्हें बड़ा ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट कहा जाता है, मोदी जी इनकी बड़ी तारीफ करते थे, उनको भी किनारे बैठा दिया। मोदी जी इस बार कई चेहरे लेकर आए हैं, जिसमें सुषमा स्वराज की बेटी बंसुरी स्वराज हैं और भी कई लोग हैं। सवाल इस बात का है कि दिल्ली को लेकर बैकफुट पर मोदी जी क्यों आ गए। उसकी वजह यह है कि पहली बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अलायंस कर लिया है। अब दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिस तरह से इंडिया सीधे सीधे बीजेपी से भिड़ रही है, मोदी जी का कॉन्फिडेंस यहाँ भी थोड़ा सा शेक हुआ है, हिला है। इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वजह क्या है। अब दोस्तों, अगर आप चेहरे बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, उम्मीदवार बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो इसे क्या कहेंगे? क्या मोदी जी इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते? और अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो क्या कहीं ना कहीं ये मुकाबला फंसा हुआ है? मोदी जी इस बार एडवेंचरस नहीं, जोखिम नहीं उठाना चाह रहे, कोई भी रिस्क या बोल्ड स्टेप नहीं लेना चाह रहे। वो गुजरात, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट बदल दी और चुनाव जीत लिया, ऐसी हिम्मत वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिग क्वेश्चन, बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि आज 3 एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, कोशिश करेंगे इस सवाल को समझने की कि ये जो लिस्ट है ये क्या कहती है, क्या जाहिर करती है इस चुनाव को लेकर, बीजेपी को लेकर। 3 खास मेहमान हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, प्रोफेसर रविकांत हैं जो लखनऊ से जुड़ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जो कम से कम पश्चिमी बेल्ट को जानते हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, वो भी जुड़ रहे हैं। इन तीनों को सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या मोदी जी वाकई कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, क्या बैकफुट पर हैं, और ये जो 400 पार की बार बार बात की जा रही है, ये जुमला है या सच्चाई है? टाइगर, एक चीज मोटा मोटा बता दीजिए कि जब ये 195 नाम आपने देखा, कोई मामूली नहीं है, लंबी लिस्ट है, ये 16 राज्य हैं। ये जब लिस्ट आपने देखी, पहला इंप्रेशन क्या था? 400 पार था पहला इंप्रेशन? 400 पार, क्या 400 पार का कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है इससे? बिल्कुल ही नाम से। दो बातें बताता हूं मैं आपको। 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी अपनी बपौती समझती है, गुजरात, राजस्थान। पिछली बार 25 से 25, 26 में से 26। अभी राजस्थान में सरकार बनी, गुजरात में तो 35 साल से राम राज्य चल रहा है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार। गुजरात में मात्र 15 सीटें अनाउंस हुई है और राजस्थान में भी 15 सीटें अनाउंस हुई है। इसका मतलब इन दोनों राज्यों में बाकी सीटों पे पेच फंसा है। यदि जहां सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है वहां यदि पेच फंसा है तो 270 के लाले पड़े हैं गुरुजी। नहीं टाइगर, पे समझिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस सूची से जो लिस्ट आई है, और लंबी चौड़ी लिस्ट है,
इसको देखकर एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आपको दिख रहा है, और वो जो मोदी की जो गारंटी, वो मोहर आपको नहीं दिख रही इस सूची पर। मैं प्रोफेसर रविकांत जी के पास आऊंगा, फिर मैं पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ। प्रोफेसर साहब, आप तो ये जो इंडिया अलायंस है, इसके सारे डायनेमिक्स समझ रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सूरमा जो थे दिल्ली में भाजपा के, वो सब गायब हो गए। रमेश विधुड़ी जो चिल्ला चिल्ला के पार्लियामेंट में बोल रहे थे, चैलेंज दे रहे थे। मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्रालय में बहुत कुछ कर रही थी, एस मंत्री। साहिब सिंह वर्मा का लड़का, कई ऐसे मैं नाम देख रहा हूं जो इस लिस्ट में नहीं है, सिर्फ मनोज तिवारी दिखे उसमें। तो क्या ये गठबंधन का डर है मोदी जी को कि चेहरे ही बदल दिए? निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जनता का डर है कि लोग जिस तरह से परेशान हैं और मध्य वर्ग जो बड़ा बदलाव करता है, वो इस समय खामोश बैठा है, डरा बैठा है, लेकिन वो पलटवार की बस जुगत में है और वो मौका उसको मिलेगा चुनाव में। गरीब लोग हैं, उनको आप भीड़ में तब्दील करके ले आते हैं, रैलियों में लेकर के आते हैं, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो अपना इंतजाम घर का देखते हैं कि आपने क्या किया। आपने उनका रोजगार छीन लिया और महंगाई उनके माथे पर टांग दी, तो क्या करेगा वो आदमी। और इसीलिए जो नरेंद्र मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि केवल मोदी महिमा पर चुनाव जीता जाएगा, आप उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, क्यों रिपीट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस हिला हुआ है मोदी जी का, और इसीलिए मथुरा में भाई नायिका ही जीत जाए, सिरे तारिका हेमा मालिनी। हेमा, तो ये कॉन्फिडेंस लूज होते हुए दिख रहा है सीधे तौर पर मोदी जी का। नहीं तो आप यहां भी बदल देते। आपने जहां जहां बदला है वहां आपकी दूसरी रणनीति है। उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर आपने रिपीट कर दिया है, परफॉर्मेंस तो सबका सेम है, मतलब डबल जीरो। मोदी जी के सरकार में मंत्रियों के नाम भी नहीं पता। अभी तो पुष्पेंद्र जी बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन के बाद हमने जाना कि कृषि मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। इसके पहले कौन जान रहा था। तो जहां मोदी जी के अलावा आप एक आध नाम और जान लेंगे, भाई निर्मला ताई हैं, उन्होंने प्याज व्याज की बात कर लेती हैं कि महंगाई, हम प्याज नहीं खाते। तीसरा चौथा भी आप मंत्री बता दीजिए, किसी को नाम नहीं पता। अभी जो ट्वीट आ रहे हैं, जयंत सिन्हा का आया, गौतम गंभीर का आया, एक और सज्जन का आया, उन्होंने तो सीधा लिखा है कि 5 साल जैसे हमने कुछ नहीं किया, तो अगले 5 साल कुछ नहीं करने के लिए हमको मुक्त कर दीजिए। सांसदों को पता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो जनता हमको क्या दे देगी, वो अंडा ही देगी उबालने के लिए। तो इसलिए मोदी जी का कॉन्फिडेंस तो हिला हुआ है पूरे तरीके से। तो कहीं आपको बदलना है और कहीं आपको पुराने चेहरों को जो सोच रहे हैं कि जिनकी रंगत पे, जिनके और दूसरे, अब आप अक्षय कुमार को लेकर के आएंगे, हो सकता है कि आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं, इस पे आप देश चलाएंगे मोदी जी? ये ऐसे देश चलेगा? तो जो 18 घंटे काम करने का वादा करते हैं, देश तो रसातल में जा रहा है। पुष्पेंद्र जी, मथुरा का एक्सरे तो आपके हाथ में है। जब देखिए तो आप मथुरा से बागपत, बागपत से मेरठ, मेरठ से आप कभी मुजफ्फरनगर, वो सारा जहां जहां किसान बेल्ट है, जाट बेल्ट है, चौधरी साहब आप तो वही रहते हैं, तो आपके पास तो एक्सरे है। तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या हेमा मालिनी पर जो दांव खेला इस बार फिर से, हेमा मालिनी को खुद भरोसा नहीं हो रहा कि उनको टिकट मिलने जा रहा है, क्या आपको लगता है विकल्प नहीं है? या मोदी जी को लगता है चलो यार हेमा मालिनी ही शायद जिता दे, अगर श्रीकांत शर्मा ना जिता है तो यही जिता दे, कम से कम नाम तो है इनका। क्या लग रहा है आपको? देखिए दीपक जी, दो मूल बातें मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक तो ये है कि जो सीटें इन्होंने घोषित की हैं 51, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उसमें से इनकी हिम्मत केवल 4-5 सीटों को बदलने की हुई है। यानी कि इनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि यदि हमने बदल दिए अभी तो कहीं विद्रोह की शुरुआत ना हो जाए। वरना यदि इनको बदलना था, और जिस प्रकार से बार बार कहते हैं कि भाई ये समझ लीजिए कि कमल ही आपका कैंडिडेट है, अगर कमल ही कैंडिडेट है तो जिसको बदलना था वो अभी बदलना था। तो बाकी जो सीटें इन्होंने 51 के बाद जो भी 25-30 सीटें बची इनके हिस्से की, उनको इन्होंने निश्चित रूप से आगे के लिए छोड़ दिया है, कहीं विद्रोह शुरुआत न हो जाए। जैसे आपने बताया कि भाई ये वीके सिंह है, या वरुण गांधी जी हैं, या मेनका गांधी है, या ये ब्रजभूषण शरण सिंह है, कहीं ये जाकर के दूसरे कैंप में ना चले जाए
और एक बैड ऑप्टिक्स की एक शुरुआत ना हो जाए। एक तो मुद्दा है ये। दूसरा, कभी भी आपने देखा होगा कि पहले जब सीटें घोषित करते थे तो केवल लिस्ट दी जाती थी। इस बार इन सामाजिक न्याय का बार बार और जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उसका भी दबाव है। इसलिए इन्होंने बताया कि इतनी महिलाएं हैं, इतने युवा हैं, इतने हमारे पास जो है ओबीसी हैं, इतने एससी हैं, इतने एसटी हैं। तो खुद ही आप एक तो पहले क्लासलेस सोसाइटी और जातिगत चीजों से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप इंगित और चिन्हित कर रहे हैं कि भाई इतने जो है इस क्लास के लोग हैं। तो ये दो मूल बातें हैं जिससे मुझे लग रहा है कि इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। और दिल्ली का आपने स्वयं बताया कि दिल्ली के शायद 4 या 5 इन्होंने 4 बदल दिए हैं जी। तो उसमें भी जो गठबंधन हुआ है और जो गठबंधन की सीटें मिलाते तो सारी सीटें जो है जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है गठबंधन वाले, इंडिया गठबंधन वाले। तो उसके मद्देनजर इन्होंने ये बदलाव किए। जी किए। टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये सूची देख रहा हूँ जो फर्स्ट लिस्ट है, एंड इट्स अ बिग लिस्ट। ये कोई 10-20 नामों की लिस्ट नहीं है टाइगर, लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के नाम हैं, इसमें जो है गुजरात है, इसमें राजस्थान है, इसमें पश्चिम बंगाल है, लेकिन 2 स्टेट नहीं है साहब, बिहार और महाराष्ट्र। 2 बड़े स्टेट पे मोदी जी एक नाम नहीं घोषित कर पाए। मैं तो सोच रहा था कि चलो भाई गडकरी जी का नाम ही डाल दो आप महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एकदम एब्सेंट मोदी जी की इस लिस्ट में, बिहार एकदम एब्सेंट। तो ये महाराष्ट्र का जो पिटारा है खोलने में डर क्यों लग रहा है मोदी जी को? सबसे ज्यादा क्राइसिस मोदी जी को महाराष्ट्र में फेस करने पड़ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार साथ में आने के बाद भी नीतीश कुमार को ये बोलना पड़ रहा है स्टेज से बार बार कि मैं अब आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये आश्वस्त करना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि कोई आश्वस्त नहीं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं मरूंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके मायने ये थे कि मैं बीजेपी में जाने के लिए मर रहा हूं। जब वो कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसके मायने हैं मैं अब कभी भी जा सकता हूं। बिहार फंसा हुआ है, महाराष्ट्र फंसा हुआ है, और एक और स्टेट कर्नाटका, जहां पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया, वो फंसा हुआ है। एक और स्टेट हरियाणा तो पास में है आपके। हरियाणा तो बिल्कुल लग के है दिल्ली के। अंडमान निकोबार हो गया, गोवा हो गया जी, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया। वहां गोवा में भी श्रीपाद नाइक का टिकट दिया। श्रीपाद नाइक का भी टिकट काटने की इसमें थी। हाँ, बगल में हरियाणा नहीं दिख रहा उनको, महाराष्ट्र नहीं दिख रहा, बिहार नहीं दिख रहा। जो कह रहे थे कि इन्होंने बहुत कम टिकट बदले यूपी में, क्योंकि यूपी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा दिल्ली में झगड़े में पड़ गई अभी 2024 की। इसलिए ये डर रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा का टिकट कटने की बड़ी बात हो रही थी, देना पड़ा जी। और जो पार्टी राजनीतिक दल एक्टर्स, खिलाड़ियों के भरोसे, एक्टर के भरोसे, पत्रकारों के भरोसे, उद्योगपतियों के भरोसे ये जो चुनाव में उनको उतारते हैं, ग्लैमर को उतारते हैं, ये दिवालियापन का निशाना है कि उनके पास इतनी दिवालिया हो गई, पार्टी की उम्मीदवार नहीं है मथुरा में। आपको किसी एक्टर को ढूंढना पड़ रहा है। आप मथुरा जाते रहते हैं पुष्पेंद्र जी, और मथुरा में बकायदा आपने चुनाव लड़वाए हैं, आज से नहीं 10-15 साल से आप चुनाव लड़वा रहे हो मथुरा में। मैं एक जानना चाह रहा था आपसे कि हेमा मालिनी के का फीडबैक क्या है? क्या हेमा मालिनी वहां जाती हैं, कंस्टिट्यूएंसी में काम करती हैं? हेमा मालिनी का फीडबैक मथुरा में क्या है इस वक्त? देखिए, हेमा मालिनी मथुरा में बिल्कुल लगभग एब्सेंट रहती है, और वो जाती भी हैं तो फासले से मिलती है, मतलब जो है उनके दर्शन से हो जाते हैं। उसके अलावा उनका कोई जो, जैसे सांसद से आदमी एक्सपेक्ट करता है भाई ये हमारी थाने कचहरी की, ये नाले खड़ंजे की और बाकी जो हमारे विकास के काम है, सड़क है और तमाम चीजें उनका हल करेगा, उपलब्ध होगा, उससे आप समस्या बता सकते हैं। ये बिल्कुल एब्सेंट है, मतलब एब्सेंट और आर्म चेयर सिटिंग इन बॉम्बे जो कहते हैं, उस तरह का इनका है। कोई भाषण है ना बयान है। इनको फिर हेमा मालिनी को रिपीट करने का मतलब, जिनका टिकट पिछले से पिछली बार कट रहा था, उनका टिकट इस बार तो 100% कटना था। ऐसी आखिर क्या मजबूरी क्या है कि आपके पास हेमा मालिनी के अलावा कोई विकल्प नहीं है? या आपको लगता है कि जब
आत्मविश्वास की कमी होती तो आदमी सोचता है यार किसी नाम वाले को ही आगे कर दो, हो सकता है इसके नाम से बिल्कुल कुछ फायदा बिल्कुल। हमको मिल जाए। आपको क्या लग रहा है कि मोदी ये जी ने एक हेमा तो मालिनी महिला को वाली, जी जी एक तो महिला वाली बात है कि भाई एक महिला है, एक ग्लैमरस महिला है। दूसरा ये कि भाई ठीक है, यहाँ पर कोई जो ब्रज क्षेत्र है यहाँ पर जाटों की कोई बड़ी लीडरशिप इन्होंने अभी तक नहीं तैयार करी है, जो कि इनको रिप्लेस करने के लिए लाएं। टाइगर, ये जो पूरी सूची आप देख रहे हैं, है ना, इसमें ठीक है राजनाथ सिंह हैं, इसमें मोदी जी हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से पिटे हुए कुछ मोहरे हैं, उनको अगर आप हम दोबारा शतरंज की बिसात पर रख रहे हैं, जो मोहरा मेरा पिट गया उसकी जगह मैं दूसरा मोहरा अगर नहीं ला पा रहा हूं, पुराने मोहरे पर ही मैं यकीन कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या कहीं ना कहीं आपको बीजेपी एक कमजोर स्थिति में दिखती है? मोदी जी को अपनी ही गारंटी नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। इसलिए हेमा जी की गारंटी पे मथुरा है, बलियान के गारंटी पे वहां पे, टेनी मिश्रा की गारंटी पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ी है। खीरी खीरी ये खीरी 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 पे, रवि किशन पे गोरखपुर, गोरखपुर छोड़ी है, निरूहा को रिपीट किया है, आजमगढ़, ये तमाम, हाँ आजमगढ़, ये जो है ये उनकी गारंटी है। बैंक्रप्सी है, जो कह रहे हैं चौधरी जी कि उन्होंने लीडरशिप डेवलप नहीं की, ये बैंक्रप्सी है, दिवालियापन है कि आपने लीडरशिप डेवलप नहीं की। क्योंकि 2014 के बाद लीडरशिप डेवलप कहां हुई है? रबर स्टैम्प ढूंढे गए, मोम के पुतले चाहिए, गूंगे बहरे अंधे जो बैठ के बात करें। जी यदि यदि मोदी जी के दिल को कोई पूछे कि सबसे बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड किसको देंगे आप, तो वो सनी देओल को देंगे, जिन्होंने 5 साल में मुंह ही नहीं खोला। इससे बड़ा क्या कंट्रीब्यूशन है बीजेपी में? बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड सनी देओल, बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड सनी देओल, बीजेपी। क्योंकि मोदी जी मुंह खोलने वाले को परेशानी हो जाती है। अब जो लोग जी मुंह खोलने के बाद भी टिकट मिल रहा है, क्योंकि वहां मोदी जी को पता है उनके सिवा दाल ही नहीं गलनी है। वहां नहीं आपने भारती के काम आते हैं, ना रामलला काम आ रहे, ना कोई काम आ रहा है। तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी काम नहीं आ रही है, तो बस हेमा जी की जी जय बोलो। वसुंधरा राजे नाराज चल रही थी, उनके बेटे दुष्यंत को टिकट दे दिया। शिवराज सिंह बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे, उनको विदिशा से टिकट दे दिया, विदिशा से। शिवराज सिंह को टिकट देना, वसुंधरा राजे के बेटे को फिर से टिकट देना, आपको क्या लगता है कि यहां भी थोड़ा प्रेशर में आपको मोदी दिखे कि इनको भयानक नाराज मत करो? भयानक प्रेशर में, भयानक प्रेशर में, भयानक प्रेशर में। सोनोवाल को भी टिकट दिया, जो मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री थे आसाम के। इस लिस्ट में 2 मुख्यमंत्री है, एक मध्य प्रदेश के और एक आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री। जी उनको भी टिकट दिया कि भाई तुम मध्य प्रदेश छोड़ के तुम दिल्ली आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओगे तो ठीक रहोगे। लेकिन क्या, चलो ठीक है, दुष्यंत तो आ जाएंगे दिल्ली, पहले भी लोकसभा में थे, लेकिन क्या दुष्यंत का मात्र लोकसभा चुनाव का टिकट मिलना ही महारानी साहब को सेटिस्फाई कर सकता है? या महारानी के बाकी लोगों के टिकट कटे, उसका क्या? उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को आप विदिशा से ला रहे दिल्ली, क्या करोगे शिवराज जी का? एग्रीकल्चर मंत्री बनाओगे और क्या करोगे? शिवराज जी को पता है कि वो मुख्यमंत्री होने की वजह से उनकी हैसियत क्या थी और दिल्ली जी में मुख्यमंत्री मंत्रियों की हैसियत क्या है। जी आपने सही कहा, मतलब अभी रविकांत जी बोल के गए, यदि किसान आंदोलन नहीं होता तो अर्जुन मुंडा देश के कृषि मंत्री है, किसी को पता भी नहीं पड़ता। लास्ट कमेंट, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा चौधरी साहब से। जैसा कि टाइगर ने भी कहा कि जो लिस्ट अभी आउट हुई है, जो नाम आज आए हैं सामने, चाहे वो जगदम्बिका पाल हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे संजीव बालियान हो, बहुत चौंकाने वाले नाम, ऐसे नाम नहीं है जहां पर लगे कि हाँ भाई काफी मजबूत और सोच समझ के मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। क्या आपको लगता है गुंजाइश है अभी भी पुष्पेंद्र जी टक्कर की, अगर विपक्ष थोड़ा सा मजबूत और आप कह सकते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ आए जहां पर थोड़ी सी बहादुरी दिखे, क्या अभी भी टक्कर आपको दिखती है?
ये लिस्ट देख के बीजेपी की? नहीं, टक्कर तो विपक्ष निश्चित रूप से देगा, इसमें ऐसी बात नहीं कि टक्कर नहीं होगी। और मुझे आशा है, क्योंकि भाई अंदर की जो वर्किंग इनकी जो चल रही है, मुझे आशा है कि शीघ्र ये भी अपनी लिस्टों को जो है डिक्लेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश में शायद 39-40 कुछ सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी डिक्लेयर की है। उसके बाद अभी ये लोग भी अपनी सीटें, कांग्रेस वाले भी अपनी सीटें डिक्लेयर करेंगे और बाकी सीटों का भी जल्दी से जल्दी डिक्लेरेशन होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो ऐसा नहीं है कि वहां शुरुआत नहीं हुई है, वहां से भी एक शुरुआत हो चुकी है। अब इसको तेजी देने की आवश्यकता है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर रैलियां वगैरह और वो सारा माहौल बनाने की आवश्यकता है। अगर उस चीज को ये लेकर के चलेंगे, और कुछ मुझे आशा ये है कि चुनाव संहिता लगने के बाद हो सकता है 2-4 लोग जो इंतजार कर रहे हैं वो भी इंडिया गठबंधन में जुड़ सकते हैं। जैसे हो सकता है मायावती जुड़ जाए, इनका भी एक इंतजार है और बाकी और लोगों का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मजबूत तो टक्कर तो निश्चित रूप से रहेगी। इस बार जनता भी चुनाव लड़ रही है, ये मैं बता रहा हूँ। कुल मिलाकर जो हमारे पैनलिस्ट हैं, रविकांत साहब इस वक्त नहीं है, रविकांत साहब और अशोक वानखेड़े, पुष्पेंद्र चौधरी, इनका ये कहना है कि ये जो लिस्ट आई है, और लंबी लिस्ट है, ये कोई छोटी 40-50 नाम की लिस्ट नहीं है, एक लंबी लिस्ट है। 16 राज्य कवर हुए, बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स का हमारा ये मानना है कि ये लिस्ट बहुत इम्प्रेस नहीं करती। वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो मोदी की गारंटी है, वो इस लिस्ट में दिखती नहीं। एक मौका है इंडिया अलायंस के लिए कि अगर वो मजबूती के साथ लड़ें, और जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि इस बार जनता भी मैदान में उतरी हुई, तो देखना है। बहरहाल एक उम्मीद जरूर जागती है कि कांटे की टक्कर है, और जिस तरह से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, टाइगर कह रहे हैं कि 400 पार एक वार क्राई है, एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। हकीकत यह है कि मोदी जी 230-240 पर अटक रहे हैं। आप दोनों लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर रविकांत जो इससे पहले जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।